गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कृतिका भाग 2 से जॉर्ज पंचम की नाक कहानी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, प्रस्तुत कहानी श्री कमलेश्वर जी ने भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर करारा व्यंग करते हुए लिखी है। भले ही आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, किंतु आज भी हम विदेशी लोगों की जी हुजूरी करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। समाज में नाक इज्जत व सम्मान की प्रतीक मानी गई है। नाक को लेकर अनेक मुहावरों की रचना की गई है। जैसे आपने सुना होगा, नाक कटवाना, नाक कटना, ऊंची नाक, नाक रखना इत्यादि मुहावरे अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ नाक कटना मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका प्रयोग किया गया है। यह सारा व्यंग इस मुहावरे के इर्द गिर्द घूमता है। प्रस्तुत पाठ में सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की गई है। तो स्टूडेंट्स, यह पाठ जॉर्ज पंचम की नाक अति महत्वपूर्ण भाग है कक्षा 10वीं का। तो आइए इसके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में लेखक ने नाक को केंद्र में रखते हुए आज़ादी के बाद भारत में सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की गुलामी भरी मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा था और उस गुलामी की मानसिकता ने हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आज भी बहुत से लोग विदेशी आकर्षण से प्रभावित होकर उसी गुलाम मानसिकता का संदेश देते हुए नज़र आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रस्तुत व्यंग रचना में लेखक ने नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का परिचायक कहा है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है। जैसा कि आपको पता है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति, आपने पाठ में पढ़ा भी कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक को लेकर के काफ़ी समस्या थी। और जब महारानी का दौरा भारत में हो रहा था तो सबको, सारे देश के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा थी कि जल्दी से जल्दी महारानी के आने से पहले जॉर्ज पंचम की नाक को जो है ठीक कर दिया जाए, जो टूटी हुई थी। और जो पाठ का लेखक है वो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए देश के सारे कोने कोने तक घूम कर के आता है, लेकिन कहीं पर भी जो है उसे जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर की नाक नहीं मिल पाती है। तो यह एक प्रकार का व्यंग रचना है जिसके माध्यम से भारतीयों की गुलाम मानसिकता की ओर संकेत करना ही लेखक का प्रयास है। तीसरा बिंदु देखिए, मूर्ति की कटी हुई नाक इंग्लैंड के अपमान का प्रतीक है। इसका यह अर्थ भी निकल सकता है कि स्वतंत्र भारत ने जॉर्ज पंचम की नीतियों को अस्वीकार कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ति की कटी हुई जो नाक है वो इंग्लैंड के अपमान का प्रतीक है। इंग्लैंड आपको पता है, जिसे हम यूके कहते हैं, उसने भारत के साथ साथ अनेक देशों को अपने उपनिवेश के अधीन किया था, अनेक देशों पर अपनी औपनिवेशिक सत्ता चलाई थी। तो उसको लगता था कि पूरी दुनिया में जो है यूनियन जैक कभी भी नीचे नहीं हो सकता, इंग्लैंड में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। इस तरह की उनकी जो मानसिकता थी, अहंकारी मानसिकता थी, उसमें यह जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की कटी हुई नाक है वो कहीं ना कहीं अपमान सूचक लग रही थी। तो इसका अर्थ यह भी निकल सकता है कि स्वतंत्र भारत ने जॉर्ज पंचम की नीतियों को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि अब भारत देश आज़ाद हो चुका था। तो कुछ स्वाभिमानी लोग अब इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, आज भी गुलाम मानसिकता से मुक्त हो चुके थे। चौथा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को मैंने अति संक्षिप्त रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप पाठ में आसानी से प्रवेश कर सकें। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। सर्वप्रथम उसने उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। उसने पूरे भारत में जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर भारतीय महापुरुषों की नाक से मिलाने का प्रयास किया, परंतु उसे भारतीय पुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची मिली। मूर्तिकार ने पुनः प्रयास किया तथा बिहार सचिवालय के आगे बने शहीदों और बच्चों की मूर्तियों की नाकों को नाप कर देखा। अंत में असफल होकर मूर्तिकार ने किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी।
कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स यह है कि भारतीय महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था, उनकी नाक जॉर्ज पंचम से कहीं ज़्यादा ऊंची थी। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग है जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारतीय भी स्वाभिमानी होते हैं। तो जॉर्ज पंचम की नाक भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय शहीद, जितने भी हमारे देश के महान महापुरुष हुए हैं, उनकी किसी की भी नाक से जो है जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिल पाई। भारतीय महापुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची मिली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जॉर्ज पंचम की नाक इस मूर्ति के माध्यम से जो बताया गया है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो नाक नहीं थी, वो कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया है कि कुछ भारतीय लोग जरूर गुलाम मानसिकता के परिचायक हो सकते हैं, लेकिन सभी भारतीय हों ऐसा नहीं है। 5वां प्रश्न देखिए, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने के समाचार को कुशलतापूर्वक छिपा लिया। उन्होंने अखबार में केवल यही छापा, नाक का मसला हल हो गया है, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। तो अखबारों ने भी इस खबर को ज़्यादा महत्व नहीं समझा, ज़्यादा महत्व नहीं दिया, कुशलतापूर्वक इसको छिपा लिया और उनको यह अपमान भी लगा कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाया गया, क्योंकि मैंने बताया कि भारत का स्वाभिमान जग चुका था, लेकिन कुछ लोग गुलाम मानसिकता में विश्वास करते थे। तो नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। बस उन्होंने समाचार पत्रों में इतना ही छाप करके इस खबर को छिपा दिया, कुशलतापूर्वक छिपा लिया, ताकि भारतीयों के स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे। और कहीं ना कहीं अखबार वाले भी इस बात की निंदा कर रहे थे, लेकिन वे इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुलकर विरोध करने का मतलब है सरकार के खिलाफ खड़े होना। जैसे आपने कवि की पंक्तियां भी सुनी होंगी कि कवि की पंक्तियां भी हैं कि जो है इस समय ऐसा दौर चल रहा है जिसमें जो है अपनी जबान को खोलने का मतलब है जबान कटवाना। तो इस तरह का भाव जो है कहीं ना कहीं अखबार वालों के मन में भी आया होगा। 6ठा प्रश्न देखिए, एलिजाबेथ रानी के आगमन से सरकारी अधिकारी इसलिए परेशान हो जाते हैं कि मूर्ति की नाक कटी हुई है। मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई थी वह भी विदेशी था। भारतीय भूमि से जॉर्ज पंचम को कोई लगाव नहीं था, इसलिए उसका मान सम्मान किसी भारतीय नेता अथवा बलिदान देने वाले बच्चे से अधिक कैसे हो सकता है। यही कारण था कि जॉर्ज पंचम की नाक भारतीय सेनानियों की नाक से नीची थी। देखिए, इसमें लेखक ने फिर बताने का प्रयास किया है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है भारतीय सेनानियों से ही नहीं, यहाँ के जो बच्चे भी थे जिन्होंने भी आज़ादी में योगदान दिया था, उनकी नाक से भी कहीं ना कहीं नीची है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके कर्मों से याद किया जाता है। और जॉर्ज पंचम को भारतीयों से कोई लगाव नहीं था, उसने भारतीयों के लिए कोई महान कार्य नहीं किए थे, इसलिए भारतीय जनता में उनके प्रति किसी भी प्रकार का सम्मान का भाव नहीं था। लेकिन एलिजाबेथ रानी के आगमन से सरकारी अधिकारी इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि मूर्ति की नाक कटी हुई है और वो नहीं चाहते कि एलिजाबेथ रानी जो वहाँ की साम्राज्ञी है इंग्लैंड की, उसका अपमान हो। तो ये किसका प्रतीक है? ये हमारी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है कि हम अपने सामने वाले को प्रभावित करने के लिए जो है किसी जिंदा व्यक्ति की नाक भी लगा देते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसा दिखावे का प्रचलन है, जिसकी वजह से कई बार हम अपने स्वाभिमान को भी मार बैठते हैं और कई बार हम अपने देश के स्वाभिमान से भी समझौता कर लेते हैं। तो यह एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसके माध्यम से लेखक ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि गुलाम मानसिकता से कभी लाभ नहीं होता है। हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए और उन महापुरुषों को याद रखना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे किसी भी प्रकार से जो है विदेशी आक्रांताओं से स्वाभिमान के मामले में कम नहीं थे। उनकी नाक सदैव ऊंची थी, ऊंची है और ऊंची रहेगी। 7वां बिंदु देखिए, जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाना भारतीय जनता का अपमान था तथा औपनिवेशिक गुलामी भरी मानसिकता का परिचायक है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। 8वां प्रश्न देखिए, यह एक व्यंग रचना है जो उस गुलाम मानसिकता की ओर संकेत करती है जो आज भी अंग्रेजी शासन के गुण गाते हैं और भारतीयों को पिछड़ा मानते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति
आपको पता है पूरे विश्व में एक महान संस्कृति मानी जाती है। भारत को विश्व गुरु कहा गया है। भारत ने सारी मानव जाति को प्रेम का संदेश दिया है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसी गुलाम मानसिकता के लोग हैं जो अंग्रेजी शासन के आज भी गुण गाते हैं, जो अंग्रेजी शासन को ही सर्वोपरि मानते हैं और भारतीयों को पिछड़ा मानते हैं। तो यह व्यंग रचना उन लोगों पर व्यंग करती है जो भारतीयों को पिछड़ा मानते हैं और विदेशियों को गुणवान मानते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, बिंदु, रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर आ रही थी, अतः उसकी वेशभूषा को लेकर दर्जी परेशान था। साम्राज्ञी की आन बान बनी रहे तथा देश का गौरव सदा की तरह ऊंचा रहे, ये सब बातें दर्जी को परेशान कर रही थी। जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही थी तो उसका जो पर्सनल दर्जी था, टेलर था, उसके सामने ये समस्या आई कि इस बात को कैसे दूर किया जाए। रानी की जो ड्रेस है वो इसी तरीके से बनाई जाए ताकि उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए वह काफ़ी परेशान था कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी किस प्रकार की ड्रेस पहने जिससे उसकी वेशभूषा जो है उसके सम्मान के अनुकूल हो, देश का गौरव कम ना हो और ऐसा लगे इंग्लैंड की साम्राज्ञी आज भी विश्व की साम्राज्ञी है। तो इस पाठ में इन बिंदुओं के माध्यम से ये बातें समझाने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इस जॉर्ज पंचम की नाक के जो मैंने आपको ये संक्षिप्त बिंदु बताए हैं कृतिका भाग 2 के अंतर्गत, ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जहन में याद रखते हैं तो मैं समझता हूँ इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो मुझे लगता है आपकी गलती नहीं होगी। तो जॉर्ज पंचम की नाक के ये अति महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनसे आपके सभी प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएंगे। तो अगले किसी लेक्चर में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।